हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे फन ऑफ साइंस विद कौशिक पे। मैं आपका कौशिक शिवम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैंने कक्षा 10वीं के लिए एक साइंस सीरीज नाम का एक सीरीज शुरू किया है, जिसपे मैंने क्लास 10वीं के साइंस के चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। और मैंने उसके दो वीडियोस अपलोडेड कर दिए हैं, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन और लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। अगर आपके कोई जानने वाले अगर कक्षा 10वीं में हो तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, कृपया उस वीडियो को देखें और उस पर अपना सपोर्ट करें। इस वीडियो में मैं फिर से एक नया साइंस सीरीज की शुरुआत कर चुका हूं, जिसमें मैं कक्षा 9वीं के साइंस को डील करूंगा। और यहाँ पे मैं वीडियो बाई वीडियो प्रत्येक वीडियो को मैं एक सीक्वेंस में मैं वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं कक्षा 9वीं के पूरी संपूर्ण साइंस को यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मैं पढ़ाऊंगा। तो कक्षा 9वीं में हमने शुरुआत किया है कहाँ से, तो सेल चैप्टर से हमने शुरुआत किया है। आज हम लोग एक सेल चैप्टर देखेंगे कि सेल चैप्टर सेल चैप्टर के अंदर क्या है। सेल चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। आज मैंने जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक कहानी के अंदर सेल के खोज का रहस्य क्या है, वो कहानी और क्या है वो रहस्य, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि सेल का खोज कैसे हुआ, सेल क्या है। और आने वाली वीडियो में बहुत सारे चीज जैसे सेल थ्योरी को भी मैं एक अलग तरीके से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं, जो कि आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और बाकी जैसा भी हो आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आप सबका सपोर्ट काफी अच्छा आ रहा है, इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग का बायो का 9th का बायो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जैसे एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को लिखा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को लिखा क्या, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम डील करेंगे उसी के बारे में। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। एनसीईआरटी एक चैप्टर नेम में भी बहुत कुछ बोलती है। तो जैसा कि द फंडामेंटल यूनिट, मैं यहाँ पे लिखा हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हालांकि ये चैप्टर नेम नहीं है, चैप्टर का नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हालांकि मैं आप लोग के आप लोग को समझने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसीलिए मैंने इसको लिखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बात या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लिखें या सेल यूनिट ऑफ लाइफ लिखें, दोनों एक तरह से इक्वल ही हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल मतलब बेसिक, यानी उसका मूल, उसका एकदम मूल चीज। तो जीवन का मूल्य क्या है, यानी जीवन मतलब किस पे टिका हुआ है, आखिर अंत तक आगे जीवन क्या है, जीवन किस पे टिका हुआ है। तो देखिए द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल का डिफिनीशन भी कहीं ना कहीं अगर आप सेल का डिफिनीशन पढ़िएगा तो सेल के डिफिनीशन में भी यही बात आती है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। मैंने अभी बोला कि बेसिक यानी मतलब सूक्ष्म और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब देखिए सेल को साइंस, देखिए हम लोग तो सेल बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग सेल लिखते हैं, ठीक है, CELL सेल लिखते हैं। लेकिन साइंस जो है वो ग्रीक और लैटिन से चलता है। साइंस में जितने भी वर्ड है वो ग्रीक और लैटिन में चलता है। जैसे हम लोग इंसान को क्या बोलते हैं, मैं या ह्यूमन बींग्स, अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ जिसे हमारे देहात में बोलते हैं पढ़े लिखे गंवार, वो क्या बोलेगा, ह्यूमन बींग्स, है कि नहीं। लेकिन नहीं, साइंस इसको क्या बोलता है, साइंस बोलता है होमो सेपियंस। हर चीज का अलग अलग है। शेर को बोलते हैं पैंथेरा लियो, बाघ को बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस, अलग अलग नाम है। हम लोग टाइगर बोल देते हैं और उसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस। तो वो अलग चीजें, यानी कि जितने भी साइंस में टर्म आते हैं, जितने भी साइंस में वर्ड आते हैं जो लिए गए होते हैं, वो ग्रीक और लैटिन में लिखते हैं। तो ग्रीक साइंटिफिक टर्म जो होता है सेल का, वो होता है साइटो। साइटो मतलब होता है सेल। इसीलिए जो व्यक्ति सेल के बारे में पढ़ते हैं या सेल के अध्ययन को, आप लोग बोल सकते हैं सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए जो सेल है CELL सेल, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए सेल का मतलब होता है एक लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। सारी बातें इसी पे आके टिकी हुई है। ये कहानी का सार ही इसी पे आके टिका हुआ है। ठीक है,
अब आते हैं थोड़ा सा, हम सेल के बारे में बात कर लिए, अब सेल की खोज के बारे में आते हैं कि सेल की खोज कैसे और किस हालात में हुई। तो ये बात है सन 1669 की, यानी 1669 की। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट हू, जिसका नाम था रॉबर्ट हू। वो तो पेशे से एक केमिस्ट था, केमिस्ट यानी दवा बेचने वाला था। वो क्या करता था, जैसे कि हम आप सभी ने, मतलब ये कॉमन एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये बातें चीजें जो है अच्छे से समझ में आए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग अपने मतलब अगर आंख में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम आंख का इलाज करवाने किसके पास जाते हैं, ऑप्टियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ऑप्टियोलॉजिस्ट जब आंख का चेकअप कर लेता है विभिन्न तरीके से के मशीनों के द्वारा, तो एक दुकानदार होता है जिसके पास दवाई के साथ साथ वो चश्मा भी बनाता है। तो चश्मा बनाने के क्रम में क्या करता है, माइक्रोस्कोप से पहले आपका पावर चेक करता है कि आपका पावर कितना है, फिर उसके बाद बोलेगा कि आपके चश्मा में ये लेंस लगेगा या ये चीज लगेगा, ठीक है। तो ये रॉबर्ट हुक वही थे, ऑप्टियोलॉजिस्ट के पास ही ये थे, केमिस्ट थे, और ये लेंस पे अपना काम करते थे, ठीक है। तो एक बार इन्होंने क्या किया, ये मैं अभी सेल के बारे में नहीं बता रहा हूं, अभी आप ये मैं कहानी सुना रहा हूं, और इसी के अंदर छुपा हुआ है सेल के इन्वेंशन यानी सेल के डिस्कवरी का राज। तो ये क्या है कहानी, तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन ऐसे ही बनाते क्या किया उन्होंने कि एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे लंबे ट्यूब के अंदर एक लेंस लगा दिया, और उन्होंने उस चीज से किसी चीज को देखा तो चीज बहुत बारीक दिख रही थी, मतलब किसी, अब क्यूरियोसिटी, अब आज के जमाने में हम लोग को हंसी आएगी कि हाँ भाई उस समय के लोग कैसे थे। तो देखिए ये हंसी वाली बात नहीं है, ये एक सोचने वाली बात है कि उस जमाने में लोग माइक्रोस्कोप का नाम तक नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। अलग अलग कंट्रोवर्सी पे, अलग अलग चीजों पे ये दुनिया टिकी हुई थी। जैसे कि पहले के लोग अरस्तु को ही भगवान मानते थे, वो कहते थे ये भगवान का रूप है, ये भगवान ही से भेजे हैं। अरस्तु भी अपने, जो अरस्तु जी ने, अरिस्टोटल जी ने फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, अरस्तु वाज द फादर ऑफ साइंस, आपके 9th में पढ़ना है। अरस्तु को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, और अरस्तु को जीव विज्ञान यानी जूलॉजी का भी फादर कहा जाता है। तो अरस्तु क्या बोले कि ये जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, ये भगवान ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, और पाप और पुण्य के आधार पर भगवान ने हमें दो कैटेगरी में बांटा है, एक लाल रक्त कोशिका वाला, एक बिना लाल रक्त कोशिका वाला। अगर आप पाप करेंगे तो आप पेड़ पौधे बन जाएंगे, और अगर आप पुण्य करते हैं तो आप मानव बन जाएंगे, रेड ब्लड सेल एनिमल बन जाएंगे। अरस्तु ने इस बात का, लेकिन इस बात का कोई आधार नहीं था, साइंटिफिक कोई आधार नहीं था, इसीलिए बाद में लोगों ने इनसे सवाल करना शुरू कर दिया। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर रेड ब्लड सेल और प्लांट में बांट दिए तो कीड़े मकोड़े कहाँ गए, यानी इंसेक्टा फैमिली, इंसेक्ट यानी इंसेक्ट के फैमिली कहाँ चलेगा। तो वहां पे अरस्तु पूरी तरह से फेल हो गए थे। उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिसमें मैं एज इट इज मानता हूं कि उस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने वास्तविक में जीवन का मूल्य समझाया था, वो बात की टॉपिक है लेकिन यहाँ चर्चा करना जरूरी है, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। जिन्होंने जीवन का मूल्य बताया था, उनका नाम था डार्विन। उनका एक बुक, उनका मतलब पार्टिकुलर उन्होंने एक बुक लिखा है, डार्विन का एक पार्टिकुलर बुक है, जिस बुक में उन्होंने पूरे जीवन के चक्र को एक्सप्लेन किया है। इस बुक में उन्होंने पूरे मतलब पूरे स्पेसीज, इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जंतु हैं उन सभी के स्पेसीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है, और उन्होंने उसके बारे में बताया है। तो उस समय की उस समय मतलब कि ये माइक्रोस्कोप की खोज करना या उस समय वो चीज देखना 1669 के समय में, यानी 1669 के समय में, ये बहुत बड़ी बात है, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब बनाया और देखा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कोई पेड़ का डेड सेल लिया, जिसको कॉर्क सेल कहते हैं। अब कॉर्क सेल अगर हम लोग के भाषा में, हमनी के गौइया भाषा में अगर पूछा जाए कि कॉर्क सेल क्या होता है, तो कॉर्क सेल देखिए हम बतावत हैं क्या होता है। शीशम के पेड़ के पास, यानी शीशो के पेड़ के पास, अगर शुद्ध शब्द में कहें तो शीशो के पेड़ के पास जब जाइएगा ना, तो शीशुआ जब सूख जाता है तो शीशुआ पे छाला पड़ जाता है, और छाला पपरी जिसको बोलते हैं, उहे पपरिया है कॉर्क सेल और डेड सेल।
ठीक है, उसका एक तरह से उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करके उसको डेड होता है। लेकिन वो क्यों होता है प्लांट में? तो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। जब हम लोग पेड़ को काटने जाते हैं, जब वो सूख जाता है और हम अपने मानवीय उपयोग के लिए जब उसको काटने जाते हैं, तो देखते हैं क्या कि जब मारेंगे उसको मतलब कोई भी हथियार से जब उसको काटेंगे तो वो झड़ के गिरने लगता है। क्यों गिरने लगता है? क्योंकि वो डेड सेल है, क्योंकि वो डेड कर गया है। उस सिर्फ इसीलिए है ताकि वो प्लांट को सपोर्ट कर सके। तो उन्होंने कॉर्क सेल का एक टुकड़ा लिया और देखा, तो उस कॉर्क सेल के टुकड़ा में मैं यहां बना रहा हूं कि कॉर्क सेल के टुकड़ा में उन्होंने ऑब्जर्व किया ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किए और इसके बीच में कुछ ऐसे था, ठीक है। कॉर्क सेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ है, एक कंपार्टमेंट टाइप से है। ये क्या है? कंपार्टमेंट है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो कंपार्टमेंट है भाई, ये तो रूम के जैसे है, ये कुछ ना कुछ तो है। तो ये था ब्रिटिश, इन्होंने एक टर्म दे दिया सेल। सेल का मतलब एक छोटा कमरा, कि मैंने देखा कि इसमें एक छोटा कमरा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस समय ये लोगों को ये नहीं समझा पाए कि हमारा जो जीवन है या पेड़ पौधों का जीवन है इसी सेल पे बना हुआ है। अफसोस की बात यह है। अब देखिए, फिर इनका जो प्रयास रहा वो साइंस के क्षेत्र में काफी मतलब सराहा गया है और काफी बढ़िया माना गया है। मतलब एक तरह से समझिए तो एक न्यू माना गया है, विज्ञान का एक न्यू माना गया है इनका आविष्कार। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्होंने मतलब इनके जीते जी इनके खोज की सम्मान नहीं हुआ। हम इनके खोज को जीते जी इनका सम्मान नहीं कर पाए। हुआ क्या? तब आए दूसरे साइंटिस्ट, सेकेंड साइंटिस्ट कब आए? उनका नाम था एंटोनी वान लेवेनहॉक। एंटोनी वान लेवेनहॉक, ही वाज द अनदर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। जब इन्होंने देखा, ये रॉबर्ट हुक साहब आए थे 1669 में और एंटोनी वान लेवेनहॉक साहब आए थे 1679 में। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने माइकोप्लाज्मा को देखा, पीपीएलओ, पॉलीन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल उन्होंने देखा। और एक और बात इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं सेल का बेसिस या लाइफ का बेसिस एमिनो एसिड है। इन्होंने फर्दर इस पे एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि वो चीज अभी आप लोगों के 9th के लेवल पे वो चीज नहीं पढ़नी है, एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन इनका एक अहम एक्सपेरिमेंट है एंटोनी वान लेवेनहॉक का। इनका एक अहम एक्सपेरिमेंट है, बहुत अहम एक्सपेरिमेंट। इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कंक्लूड किया कि जितने भी लिविंग है उन सभी का बेसिस, सभी का आधार किससे जुड़ा है? तो एमिनो एसिड से जुड़ा है। यानी कहीं ना कहीं जीवन रूपी चक्र को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए एमिनो एसिड का रोल है। अब क्वेश्चन आएगा, ये एमिनो एसिड क्या है? तो देखिए, ये प्रोटीन का मोनोमर है। यानी 10 बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो एक और क्वेश्चन हमारे व्यूअर के मन में आएगा कि ठीक है, आपने तो बोला कि एमिनो एसिड लाइफ का बेसिस है, तो आपके इस बात से हम कह सकते हैं कि जो हमनी के जीवनवा जो बनल है वो क्या है? प्रोटीनवे है। तो हाँ, जीवन जो है हम लोग का वो प्रोटीने पे बेस्ड है। हम लोग का जो लाइफ का मॉलिक्यूल। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, जीवन का मतलब लाइफ का सबसे ऐसा बोला जाए कि जीवन चक्र का सबसे अहम मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज डीएनए एंड आरएनए, जो मैं आगे बताऊंगा इसी चैप्टर में। इसी चैप्टर में मैं नेक्स्ट आगे
इसके अगले वीडियो या उसके अगले वीडियो में मैं इसको कवर कर सकता हूं। तो डीएनए और आरएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है? तो बोथ आर प्रोटीन्स, बोथ आर प्रोटीन्स, दिस इज नॉट एनी अदर थिंग्स, बोथ आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन है। और ये अगर नहीं हो तो हमारे जीवन का चक्र नहीं चलेगा भाई, ये हमारे जीवन का आधार है। ये डीएनए ही है जिसके कारण हमारा जो वंशानुगति है, हमारा जो वंश है आगे बढ़ता है, ये डीएनए ही है। मैं ये सब बातें आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? तो इस बातें करने का बेसिस मेरा ये है कि आप लोग इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझिए कि जीवन जो है वो प्रोटीन पे ही निर्भर है, प्रोटीन से ही बना है। अगर हमारे जीवन से अगर प्रोटीन निकाल दे तो मानव जीवन संभव नहीं है। नो लाइफ पॉसिबल विदाउट प्रोटीन। अब आप उसको प्रोटीन बोल लीजिए, अब आप उसको एमिनो एसिड बोल लीजिए। अब आया कि सेल का बेसिस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर सेल का बेसिस क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेल? मतलब आपने तो बता दिया कि रॉबर्ट हुक साहब आए, सेल के बारे में बता दिए, एंटोनी वैन लेeuwenhoek साहब आए, उन्होंने एमिनो एसिड को डिस्क्राइब करके बोला कि लिविंग सेल को खोज दिया, ठीक है। अब सेल कितने टाइप के होते हैं? तो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बेस पे, जंतुओं के स्ट्रक्चर के बेस पे जो सेल होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि न जाने आप 6, 7, 8 तीनों क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? यूनिसेलुलर, वैसे जीव जो सिंगल सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकीय, ये क्या है? तो वैसे जीव जो एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। अब यूनिसेलुलर में क्या क्या आएगा? यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा। और मल्टीसेलुलर में क्या आ जाएगा? मल्टीसेलुलर में हम लोग आ गए, यानी ह्यूमंस आ गए, मतलब एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आ गए, प्लांट्स आ गए, अलगी आ गए, बहुत सारे ऐसे जीव हैं। अब देखिए इन दोनों का जो है सेलुलर लेवल भी अलग अलग होता है, इन दोनों का सेल का जो फंक्शन करने का मतलब तरीका है वो भी अलग होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किस पे? सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी क्या है और ये कैसे, मतलब ये कैसे आया और किस प्रकार की कंट्रोवर्सी सेल थ्योरी में भी आई। तो मैंने इस वीडियो का लिंक ही दिया कि एक कहानी में ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगा सेल के बारे में। एक कहानी तो मैंने रॉबर्ट हुक की सुना थी और दूसरी कहानी मैं बताने जा रहा हूं किसकी? तो मैं दूसरी कहानी बताने जा रहा हूं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी ये भी दो साइंटिस्ट ने दिया था और दोनों अपनी ही बात में आके खुद फंस गए, अपने ही बात में आके खुद फंस गए। फिर तीसरे वैज्ञानिक ने उन्हें सही किया और उसका बेसिस बताया कि हाँ क्या है। मैंने बताया था कि सेल के दो टाइप होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वैसे जीव को बोलते हैं जो सिर्फ जिनके पास केवल एक सेल होते हैं। उनके जीव को पालन के लिए एक भाषा में हम बोल सकते हैं कि उनके लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए सिर्फ एक सेल की जरूरत होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। मल्टीसेलुलर उन्हें बोलेंगे जिनके जीव को पार्जन के लिए, जिनके लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए पार्टिकुलर सिस्टम के लिए पार्टिकुलर सेल होते हैं। आइए थोड़ी बहुत डिटेल में हम उन दोनों चीजों को डील करते हैं, दोनों चीजों को देखते हैं कि यूनिसेलुलर क्या है और मल्टीसेलुलर क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है ऑर्गेनिज्म विच, यूनिसेलुलर के बारे में, ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। एग्जांपल के लिए मैंने लिया है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हालांकि यहाँ पे आप लोग कमेंट में ये बात बोल सकते हैं कि भैया अगर मान लीजिए कि आपने लिखा बैक्टीरिया तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों लिख दिया है? तो देखिए भाई बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, आई नो दैट, इट इज वेरी वेल, बट यहाँ दिक्कत की बात ये है कि मेरे को पूरा लिखना पड़ जाता है, इसीलिए मैंने मतलब साफ शब्द में लिख दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कुछ अलग भी आते हैं यूनिसेलुलर में, क्लेमाइडोमोनास हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है।
दे हैव सिंगल सेल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन। अब देखिए उनके बॉडी में खाने पीने, एक्सक्रीशन करने के लिए, खाने के लिए, उनके सर्कुलेशन के लिए, उनके मतलब क्या बोलते हैं उत्सर्जन के, मतलब जितने भी प्रोसेस बॉडी में होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, सबके लिए सिर्फ एक ही सेल होता है। एक ही सेल होता है जो उनके शरीर के अंदर सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। नो इट वेरी वेल। तो उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। अब देखिए दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। देखिए ये जो होते हैं ना बहुत छोटे साइज के होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए या तो हमें लेंस की जरूरत होती है या तो माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। बिना इनकी सहायता से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। अब द स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज पीपीएल। मैंने लिखा है द स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज पीपीएल। जो सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है पीपीएल। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। पॉलीन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म एक शब्द में बोलना होगा तो उसको आप बोल सकते हैं माइकोप्लाज्मा। इसका साइज जो होता है 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। क्लियर इतना बात सबको? चलिए अब इससे आगे इसके न्यूट्रिशन के बारे में तो देखिए मैंने आप लोग को ये कक्षा 10वीं में पढ़नी है आप लोग को लाइफ प्रोसेस में कि मतलब जैसे कि अमीबा के बारे में बताया। तो हालांकि सबका सेम ही होता है न्यूट्रिशन। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन का मोड या सर्कुलेशन का मोड सब में सेम होता है। ये जो है सिंपल डिफ्यूजन करते हैं सर्कुलेशन के लिए। जैसे मान लीजिए पानी एक्सचेंज करना हो या मान लीजिए गैसेस का एक्सचेंज करना हो तो ये ज्यादा प्रेफर करते हैं किसको? तो डिफ्यूजन को। अब जहां तक डिफ्यूजन का बात है तो डिफ्यूजन में आपको आगे बताने वाला हूं कि डिफ्यूजन आगे कक्षा 9वीं के वीडियो में ही मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। मैं आगे आप लोगों को सब बताऊंगा। जस्ट मेरे को लगता है कि इसके आगे इस मतलब इसके बाद एक और वीडियो आएगी सेल थ्योरी की और उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं वो सब डिस्कस करूंगा डिफ्यूजन के बारे में। यहाँ पे ए है सिंपल सा समझ लीजिए। जो छोटका कीड़वा नहीं होता है जो दहिया से दूधवा से दहिया को जमाता है, जो काहे काहे कभी सोचे हैं कि जोरन डालते हैं इतनी सूखी और दहिया कैसे जम जाता है? वो जमता इसलिए है क्योंकि उस दही के अंदर में लैक्टिक एसिड होता है और उस लैक्टिक एसिड के सर्वेलेंस में लैक्टोबैसिलस पल रहे होते हैं। और वो जो लैक्टोबैसिलस हैं जब उसको हम दूध में डालते हैं तो प्रोटीन ले लेते हैं। हम जानते हैं कि दूध में होता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है केसीन। ठीक है, तो वो केसीन प्रोटीन जो है वो प्रोटीन ले लेते हैं और किसी भी जब आप खिला दीजिएगा जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे अरे आओ फरिया लेंगे, किसी से मार करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को जब आप न्यूट्रिशन दे दीजिएगा तो वो कहेगा हम अपने समान अब दूसरा बैक्टीरिया को जन्म देंगे और जन्म देते देते बढ़ने लगेगा। बढ़ते बढ़ते वो एकदम उस ग्रो कर जाएगा बैक्टीरिया और इतना ग्रो कर जाएगा, इतना ग्रो कर जाएगा कि उस पूरे दूध को वो दही में चेंज कर देगा। इस प्रोसेस में कम से कम 10 घंटा लगता है। इसीलिए कभी भी गलती से सुबेरे के दही दूध में डाला हुआ जोरन का शाम में दही मत खाइएगा क्योंकि वो सही नहीं होता है। क्योंकि वो मल्टीपल स्टेज में होता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड भी होता है और उसके अंदर प्रोटीन भी होता है। कम से कम 10 घंटा दही को वेट करवाना चाहिए जमने के लिए, उसके बाद ही हमें खाना चाहिए। तो उसमें इस यूनिसेलुलर बैक्टीरिया का योगदान होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मल्टी सेलुलर पे। मल्टी सेलुलर क्या है? तो देखिए मल्टी मैंने बहुत सारे सेलुलर मतलब सेल, वैसे जीव जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। एक भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि वैसे जीव जिनके अंदर फंक्शन करने के लिए प्रत्येक फंक्शन के लिए प्रत्येक एक एक अलग अलग सेल निर्धारित किए गए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। जैसे डाइजेशन करना होगा तो डाइजेस्टिव सेल होगा, सर्कुलेशन करना होगा तो कार्डियक सेल होगा, नर्वस सिस्टम का पे बात करना होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर नर्व सेल होगा। मतलब हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग सेल होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। एग्जांपल के लिए ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल। बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स। इनका जो बनावटी शरीर का बनावट होता है थोड़ा उलझा हुआ होता है।
इनमें मुंह होगा, कानों होगा, आंखों होगा, नाकों होगा, सब कुछ होगा। ऊपर का जो यूनिसेलुलर वो पढ़ाए हैं इसमें मुंह, कान, आंख, नाक नहीं होता है, क्योंकि इसके पास सेलवा एक गुण है, एक गुण सेलवा से काम चलाएगा। अब एगो का जान थोड़ी लीजिएगा, एगो में मुंह हो जाएगा, सब हो जाएगा, नहीं, एगो होता है उसी से वो काम चला लेता है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। तो हाँ, इसमें मैं बात कर रहा था कि अब आप लोग का एक सवाल आएगा, आप कह रहे हैं कि बॉडी ऑर्गन कॉम्प्लेक्स होगा तो वो मल्टी सेलुलर में आ जाएगा, तो हम कह रहे जरा ये बताइए कि जब कॉम्प्लेक्स होगा तो मल्टी सेलुलर में आ जाएगा, तो प्लांट कैसे कॉम्प्लेक्स होता है? तो मेरे भाई प्लांट भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, प्लांट में भी जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, प्लांट में भी ऐसा वेसल्स होते हैं, कुछ कुछ लीव्स के पास इतने नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं कि उनको पहचानने में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। उनका भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, वो भी सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में नहीं है, और मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं। अब जब देखिए ना, रूट के सेल को क्या कहते हैं? रूट सेल बोलेंगे। स्टेम सेल को क्या बोलेंगे? जी सेल बोलेंगे। लीफ सेल को क्या बोलेंगे? लीफ सेल में दो सेल होता है, एक जी सेल भी होता है, वो टी सेल भी होता है। तो अलग अलग से अलग अलग यहाँ भी फंक्शन के लिए अलग अलग सेल होते हैं, तो उनका भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स से होगा। अब दे हैव स्पेशल सेल टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, अभी बता दिए कि इनके अंदर में एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल सेल होता है। अब देखिए, the cell are not directly connect with the environment, जो इनका सेल होता है वो वातावरण से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। मल्टी सेलुलर का जो सेल होता है वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पेट का जो सेल है वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट थोड़े है, नहीं है, काहे कि अगर इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा ना तो हम लोग मर जाएंगे। इसीलिए ऑपरेशन करते टाइम में डॉक्टर जो होता है वैसा मीडियम ऑपरेशन थिएटर में क्रिएट किया जाता है, ठीक है, जैसा मीडियम हमारे बॉडी को चाहिए, हमारा बॉडी उस मीडियम पे मतलब टॉलरेट कर सके, उस मीडियम को टॉलरेट कर सके। नहीं तो अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टच में आया कि आप गए, आपका बाजार साफ हो गया। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ? आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक धमाकेदार वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं सेल थ्योरी के बारे में बताऊंगा, वो भी सिर्फ सुंदर देसी तरीके में एक चार्ट बना के। एनसीईआरटी ने क्या किया है, देखिए अल्टीमेट हम तो आपको बताए ही थे उस दिन कि हम लोग को जो अल्टीमेट फॉलो करना है वो एनसीईआरटी ही फॉलो करना है कि नहीं है। तो एनसीईआरटी क्या किया है, एक इधर साइड में चार्ट बना दिया है और चार्ट बना के और दे दिया है, ठीक है। और उस चार्ट में कंफ्यूजन ये होता है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते कि किसका क्या है, कैसे है। तो अब सेल थ्योरी के बारे में कुछ लोग अधूरे ज्ञान लेके रह जाते हैं कि सेल थ्योरी ये होता है, तो मैं इस चीज को क्लियर करने वाला हूं कि सेल थ्योरी वास्तविकता में सेल थ्योरी है क्या और सेल थ्योरी को लाना क्यों जरूरी था, मतलब सेल थ्योरी जो आया उसको लाना क्यों जरूरी था। और इस पे पर्टिकुलर साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने क्या क्या अलग अलग विचारधाराएं दी हैं, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। इसमें मेनली 3 साइंटिस्ट आते हैं, रोडोल्फ विर्चो है जो कि मेरे को लगता है सेल थ्योरी को कंप्लीट करने में उन्हीं का योगदान रहा है, और दूसरा एक जर्मन बोटनिस्ट मैथियस सीलर और एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडर स्वान। तो ये दोनों का योगदान रहा है सेल थ्योरी में। क्या है सेल थ्योरी, कैसे सेल थ्योरी, मैं सारे वीडियो को डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, भारत।